जय हिंद। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर 13। चैप्टर टाइटल्ड है मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर किस तरीके से मूव करता है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे। और बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात की जाए तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये जो ओशन वाटर है ये डायनामिक है। ये जो ओशन वाटर है ये मूव करता है। ये जो ओशन वाटर है इसमें दो तरीके के मोशंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो तरीके के मोशंस देखने को मिलते हैं? एक तो इसमें देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा इसमें देखने को मिलता है वर्टिकल मोशन। बेहद सिंपल। ये जो ओशन वाटर है ये दो तरीके से मूव करता है। कौन कौन से दो टाइप के मोशंस देखने को मिलते हैं? एक तो इसमें देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा इसमें देखने को मिलता है वर्टिकल मोशन। जब बात होती है हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में तो बात होती है ओशन करंट्स के बारे में, तो बात होती है वेव्स के बारे में। ओशन करंट्स एंड वेव्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन। और जब बात होती है वर्टिकल मोशन के बारे में तो बात होती है टाइड्स के बारे में। टाइड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल मोशन। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इसके अंदर बात होती है ओशन करंट्स के बारे में, इसके अंदर बात होती है वेव्स के बारे में। ये जो ओशन करंट्स हैं इन ओशन करंट्स के अंदर एक लंबा चौड़ा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है। ओशन करंट्स के अंदर एक लंबा चौड़ा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है। लेकिन जब बात होती है वेव्स के बारे में तो ये जो वेव्स हैं इन वेव्स के अंदर वाटर जो है वो एक्चुअली में मूव नहीं करता है। वेव्स के अंदर वेव ट्रेन्स जो हैं वो मूव करती हैं। और इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। वेव्स होती क्या हैं? वेव्स आर बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सिर्फ ओशनिक वेव्स नहीं, हमने अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। और अर्थक्वेक्स के अंदर हमने बात की थी पी वेव्स के बारे में, हमने बात की थी एस वेव्स के बारे में। अर्थक्वेक्स के अंदर ये जो पी वेव्स हैं, ये जो एस वेव्स हैं, ये ट्रेवल करती हैं, एनर्जी ट्रेवल करती है। और इन पी वेव्स की वजह से, इन एस वेव्स की वजह से अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही जब बात होती है ओशनिक वेव्स के बारे में तो ये जो वेव्स हैं इनमें वाटर एक्चुअली में मूव नहीं करता है। इन वेव्स में वेव ट्रेन्स मूव करती हैं, इन वेव्स में एनर्जी मूव करती है। एग्जैक्टली वेव्स में क्या होता है उसके बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और जब बात होती है वर्टिकल मोशन के बारे में तो ओशंस के अंदर ये जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर देखने को मिलता है, यही क्या है? यही है वर्टिकल मोशन। और ये जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर देखने को मिलता है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को टाइड्स बुलाया जाता है। ये जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। और ये जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है, ये जो टाइड्स हैं, ये देखने को मिलती हैं ट्वाइस अ डे। अच्छा, वर्टिकल मोशन का एक और एग्जांपल हो सकता है ये जो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर देखने को मिलती है और ये जो सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर देखने को मिलती है। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ ओशन वाटर। अपवेलिंग का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। होता क्या है, मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर, मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर। अब किसी भी रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल विंड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये जो विंड है ये अपने साथ में ये जो सरफेस वाटर है इसको भी आगे की तरफ लेके जाएगी। सरफेस वाटर इस विंड के साथ में आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे वैक्यूम देखने को मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने की शुरुआत होगी वैसे ही नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर की तरफ आने की शुरुआत कर देगा और कहीं पे ये जो सरफेस वाटर है ये सिंक करने की शुरुआत कर देगा। ये जो अपवेलिंग है और ये जो सिंकिंग है ये भी एग्जाम्पल है वर्टिकल मोशन ऑफ ओशन वाटर का। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। मोटा मोटा अगर बात करें तो हमने बात की कि ये जो ओशन वाटर है इसमें दो टाइप के मोशंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो टाइप के मोशंस देखने को मिलते हैं? एक तो देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा देखने को मिलता है वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन की जब बात होती है तो बात होती है ओशन करंट्स के बारे में, तो बात होती है वेव्स के बारे में। और जब वर्टिकल मोशन की बात होती है तो बात होती है टाइड्स के बारे में, इन ओशन करंट्स के बारे में, इन वेव्स के बारे में और इन टाइड्स के बारे में। इन डिटेल इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये होपफुली आपको समझ में आया होगा और आना भी चाहिए, बिकॉज इसमें एज सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी सी बातचीत है जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है।
जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे वेव्स के बारे में, और वेव्स की कहानी क्या है उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले वेव्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, वेव्स क्या होती हैं उसका मोटा मोटा आइडिया हम सबको ऑलरेडी है। ये क्या है? ये बेसिकली एक वेव है। वेव्स में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वेव्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको क्रेस्ट बुलाया जाता है। वेव्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको क्रेस्ट बुलाया जाता है। और वेव्स का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको ट्रफ बुलाया जाता है। वेव्स का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको ट्रफ बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। दो क्रेस्ट के बीच में, दो क्रेस्ट के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, दो क्रेस्ट के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है वेव लेंथ। इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है वेव लेंथ। और क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है वेव हाइट। इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है वेव हाइट। और हाफ ऑफ द वेव हाइट, हाफ ऑफ द वेव हाइट को क्या बुलाया जाता है? हाफ ऑफ द वेव हाइट को वेव एम्पलीट्यूड बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? वेव एम्पलीट्यूड बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको क्रेस्ट बुलाया जाता है। वेव का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको ट्रफ बुलाया जाता है। दो क्रेस्ट के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही क्या बुलाया जाता है? वेव लेंथ बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? वेव लेंथ बुलाया जाता है। और क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको वेव हाइट बुलाया जाता है। और हाफ ऑफ द वेव हाइट को क्या बुलाया जाता है? हाफ ऑफ द वेव हाइट को वेव एम्पलीट्यूड बुलाया जाता है। फिर इसके बाद एक टर्म और दिया गया है, और वो टर्म क्या है? वेव पीरियड। और वेव पीरियड का मतलब क्या है? किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से कोई दो सक्सेसिव क्रेस्ट या कोई दो सक्सेसिव ट्रफ पास होने में कितना टाइम लगाएंगे, उस टाइम इंटरवल को ही क्या बुलाया जाता है? वेव पीरियड बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट जो है ये हमने ले लिया, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। तो इस पॉइंट से दो सक्सेसिव क्रेस्ट पास होने में कितना टाइम लगाएंगे, उस टाइम को ही क्या बुलाया जाता है? वेव पीरियड बुलाया जाता है। तो वेव पीरियड का मतलब क्या है? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स एज दे पास अ फिक्स्ड पॉइंट। फिर एक टर्म और है, और वो टर्म क्या है? वेव स्पीड। और वेव स्पीड का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच द वेव मूव्स। द रेट एट विच द वेव मूव्स, उस रेट को ही क्या बुलाते हैं? उस रेट को ही वेव स्पीड बुलाते हैं। और ये जो वेव स्पीड है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। जिस रेट पे वेव मूव करती है उस रेट को ही क्या बुलाते हैं? वेव स्पीड बुलाते हैं। और वेव स्पीड को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। एक टर्म और है, वेव फ्रीक्वेंसी। और वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल। एक सेकंड में किसी एक गिवन पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं, एक सेकंड में किसी एक गिवन पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को वेव फ्रीक्वेंसी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको क्रेस्ट बुलाया जाता है। वेव का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको ट्रफ बुलाया जाता है। दो क्रेस्ट के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को वेव लेंथ बुलाया जाता है। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को वेव हाइट बुलाया जाता है। हाफ ऑफ द वेव हाइट को क्या बुलाया जाता है? वेव एम्पलीट्यूड बुलाया जाता है। वेव पीरियड का मतलब क्या होता है? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स एज दे पास अ फिक्स्ड पॉइंट। उस टाइम इंटरवल को ही क्या बुलाया जाता है? वेव पीरियड बुलाया जाता है।
वेव स्पीड का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच द वेव मूव्स। और ये जो वेव स्पीड है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। और वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड के अंदर किसी एक गिवन पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को वेव फ्रीक्वेंसी बुलाया जाता है। ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स दिए गए हैं, देख लेते हैं फटाफट से टेक्स्ट को। देखो, वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट्स ऑफ अ वेव आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड ट्रफ रिस्पेक्टिवली। वेव हाइट का मतलब क्या होता है? द वर्टिकल डिस्टेंस from the bottom of a trough to the top of a crest of a wave is known as wave height। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को वेव हाइट बुलाया जाता है। वेव एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? वन हाफ ऑफ अ वेव हाइट। वेव हाइट का हाफ जो है उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को वेव एम्पलीट्यूड बुलाया जाता है। वेव पीरियड का मतलब क्या होता है? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट और ट्रफ्स एज दे पास अ फिक्स्ड पॉइंट, उस टाइम इंटरवल को ही क्या बुलाया जाता है? वेव पीरियड बुलाया जाता है। वेव लेंथ का मतलब क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को वेव लेंथ बुलाया जाता है। वेव स्पीड का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर। उस रेट को ही क्या बुलाते हैं? वेव स्पीड बुलाते हैं। और ये जो वेव स्पीड है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। और वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स passing a given point during a 1 second time interval। उन नंबर ऑफ वेव्स को ही क्या बुलाया जाता है? वेव फ्रीक्वेंसी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। कई बार हमने इसको रिवाइज कर लिया, रिपीट कर लिया, होपफुली आपके दिमाग में ये चीज सेट हुई होगी। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली वेव्स क्या होती हैं। टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे बाद में, पहले समझते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। देखो, एक बात तो मैंने शुरू में ही बोली थी कि ये जो वेव्स होती हैं इन वेव्स में वाटर जो है वो एक्चुअली में मूव नहीं करता है। वाटर जो है वो एक्चुअली में मूव नहीं करता है। वेव्स में बेसिकली जो एनर्जी होती है वो एक तरीके से मूव करती है। तो वेव्स में वाटर एक्चुअली में मूव नहीं करता है, एनर्जी मूव करती है। और ये जो एनर्जी है, ये जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, इनके पीछे ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आ कहां से रही है? ये एनर्जी आती है विंड से। विंड्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू दी वेव्स। विंड्स जो है वो सोर्स है इस एनर्जी का। अब देखो, वेव्स में होता क्या है, अगर मोटा मोटा बात करें तो ये है कोई वेव, ये है कोई वेव, ये है कोई वेव। अब ये जो वेव है ये जनरेट कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझो। मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर, मान लेते हैं ओशन वाटर, और यहां से विंड फ्लो कर रही है, विंड यहां से फ्लो कर रही है। जब विंड आएगी तो ये जो सरफेस वाटर है इसको अपने साथ में आगे की तरफ खींचेगी और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएगी, आगे की तरफ खींचेगी और ऊपर की तरफ उठाएगी। विंड जब इस सरफेस वाटर के ऊपर से फ्लो करेगी तो विंड का जो फ्रिक्शनल ड्रैग है वो इस पानी पे लगेगा, और इस फ्रिक्शनल ड्रैग की वजह से ये जो पानी है ये आगे की तरफ खींचेगा और ऊपर की तरफ उठेगा। लेकिन जैसे ही ये पानी ऊपर की तरफ उठेगा वैसे ही ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की शुरुआत करेगी और ग्रेविटी इस पानी को नीचे लेके आएगी। मतलब विंड ने खींचा, पानी आगे की तरफ गया और ऊपर की तरफ उठा, लेकिन ग्रेविटी ने उसको वापस की तरफ नीचे खींच लिया। लेकिन जब ये पानी नीचे की तरफ आएगा तो ये पानी जो है वो कुछ इस तरीके से गिरेगा, कुछ इस तरीके से गिरेगा, और गिरते गिरते ये जो पानी है ये घूम जाएगा, ये जो पानी है ये घूम जाएगा। ये जो पानी है ये गिरते गिरते कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। और जब ये पानी गिरेगा और घूमेगा और यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ जो पानी है उसको पुश कर देगा, और वो जो पानी है अब वो पानी उठ जाएगा, और वो पानी उठ जाएगा बिकॉज एक तो ये पानी गिरने की वजह से फोर्स लगा, दूसरा विंड फोर्स लगा रही है, ये पानी ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन इस पे फिर ग्रेविटी एक्ट करेगी और इस पानी को वापस से ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच लेगी और एक और नई जो वेव है वो जनरेट हो जाएगी। और फिर यही होगा, ये जो पानी गिर रहा है ये भी नीचे की तरफ गिरेगा और नीचे की तरफ गिरते गिरते घूम जाएगा और फिर एक नई वेव को जनरेट करेगा। विच मीन्स हो क्या रहा है कि ये जो पानी है, पानी तो अपनी ही जगह पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पानी मूव नहीं कर रहा है, पानी तो अपनी ही जगह पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। लेकिन इस घूमने की वजह से कुछ फ्रिक्शनल ड्रैग और ग्रेविटी के लगने की वजह से
एक ऐसी साइकिल क्रिएट हो रही है कि ये जो एनर्जी है ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हो रही है। पहले देखो ये जो वेव थी ये इस ए पॉइंट पे थी, लेकिन अब दूसरी बार ये जो वेव है ये कहाँ चली गई, बी पॉइंट पे चली गई। और हमें ओशन में कुछ इस तरीके की लहरें दिखाई देती हैं, वेव्स दिखाई देती हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो तो पानी तो अपनी ही जगह पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, पानी मूव नहीं कर रहा है। ये जो एनर्जी है ये आगे की तरफ मूव कर रही है, ये जो वेव है, ये जो वेव ट्रेन है ये आगे की तरफ मूव कर रही है। और हमें कुछ इस तरीके से ये जो वेव ट्रेन है ये आगे की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद बात आती है, हमने दो तीन चीजें पढ़ी। एक तो वेव्स में वाटर जो है वो एक्चुअली मूव नहीं करता है, वो हमने देख लिया कि वाटर एक्चुअली आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, वाटर तो वहीं की वहीं सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ये तो एनर्जी है जो कि मूव कर रही है। और इस एनर्जी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, विंड्स इस एनर्जी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये जो वेव्स हैं, ये जो वेव्स हैं ये डीपर लेयर्स ऑफ वाटर्स को इफेक्ट नहीं करती हैं। ये जो वेव्स हैं ये डीपर लेयर्स ऑफ वाटर को इफेक्ट नहीं करती हैं। ये जो वेव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेयर ऑफ वाटर में देखने को मिलती हैं। मतलब होता क्या है, मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर, मान लेते हैं कि ये है खूब सारा ओशन वाटर। तो लगभग 500 मीटर की डेप्थ तक जो सरफेस वाटर होता है वहां पे ये वेव्स देखने को मिलती हैं। ये वेव्स जो हैं वो डीपर वाटर की लेयर्स में देखने को नहीं मिलती हैं, उसको अफेक्ट नहीं करती हैं। और ये जो वेव्स हैं ये जैसे जैसे किसी बीच को, किसी कोस्ट को अप्रोच करती हैं तो ये जो वेव्स हैं ये स्लो डाउन हो जाती हैं। जैसे जैसे ये जो वेव्स हैं ये किसी बीच को या किसी कोस्ट को अप्रोच करती हैं तो ये जो वेव्स हैं ये स्लो डाउन हो जाती हैं। और स्लो डाउन क्यों हो जाती हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सी फ्लोर को अगर देखें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है बीच, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे पूरा बीच, और यहाँ पे ये है पूरा कोस्टल एरिया, ये है हमारा एक तरीके से सी फ्लोर। ये क्या है, ये है हमारा एक तरीके से सी फ्लोर। और जो पानी है वो पानी जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, जो पानी है वो पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब कोई वेव है, मान लेते हैं यहाँ पे जनरेट हुई, यहाँ पे जनरेट हुई, तो यहाँ पे ये जो वेव है ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी। अच्छा, होता क्या है, होता एक ये भी है कि जैसे ही ये जो पानी है ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा, जैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूमा, ऐसे घूमा, तो ये जो सर्कुलर मोशन है ये नीचे की तरफ भी देखने को मिलेगा, जहां तक एनर्जी होगी वहां तक देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगा। सरफेस लेयर की बात कर रहे हैं अपन, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो वेव है इसको घूमने के लिए खूब सारा स्पेस मिल रहा है, क्योंकि पानी है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसे ही ये वेव जो है वो इस एरिया में एंटर करेगी, इस एरिया में एंटर करेगी जहां पे ओशन फ्लोर जो है वो थोड़ा ऊंचा है, बीच के पास में कोस्टल रीजन में एंटर करेगी, तो यहाँ पे ये जो वेव है इसको घूमने के लिए पूरी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे इसको घूमने के लिए, पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और अगर ये जो ऑस्किलेशन है, ये जो सर्कल है ये कंप्लीट नहीं होगा तो फिर ये जो वेव है ये टूटने की शुरुआत कर देगी, ये स्लो डाउन होने की शुरुआत कर देगी। तो बीच आते आते ये जो वेव है ये स्लो डाउन होने लग जाती है। स्लो डाउन क्यों होने लग जाती है, बिकॉज फ्रिक्शन देखने को मिलता है। फ्रिक्शन किस चीज में देखने को मिलता है, फ्रिक्शन देखने को मिलता है बिटवीन डायनामिक वाटर। ये जो पानी ऑस्किलेट कर रहा है इस वेव की वजह से, इस पानी के बीच में और सी के फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन देखने को मिलता है। देखो, ओपन ओशन में तो क्या हो रहा है कि खूब जगह है, ये जो वेव है इसको ऑस्किलेट करने के लिए, इसको घूमने के लिए खूब सारी जगह मिल रही है। ओपन ओशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो वाटर है ये बढ़िया तरीके से ऑस्किलेट कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन जैसे ही ये पानी कोस्टल एरिया के पास में आता है तो इसको घूमने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, ऑस्किलेट करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे बीच आता है ये जो वेव है ये स्लो डाउन हो जाती है। ये स्लो डाउन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड सी फ्लोर। जहां पे ये जो वेव है ये स्लो डाउन होती है, जहां पे ये जो फ्रिक्शन है ये देखने को मिलता है, उस जोन को क्या बुलाया जाता है, उस जोन को सर्फ जोन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, सर्फ जोन बुलाया जाता है। और जैसे ही ये वेव इस कोस्टल एरिया को हिट करेगी तो ये वेव जो है ये वेव खत्म हो जाएगी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अगर और सिंपल तौर पे कहें तो जब तक डेप्थ ऑफ वाटर जो है, जब तक डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो ग्रेटर देन है हाफ ऑफ द वेवलेंथ से, हाफ ऑफ द वेवलेंथ से जब तक
डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा है तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तक ये जो वेव है ये बढ़िया घूमती रहेगी, ये जो पानी है ऑस्किलेट करता रहेगा और ये वेव जो है वो आगे तक चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही डेप्थ ऑफ द वाटर जो है वो लेस देन हो जाएगी हाफ ऑफ द वेवलेंथ से, जैसे ही डेप्थ ऑफ द वाटर जो है वो लेस देन हो जाएगी हाफ ऑफ द वेवलेंथ से, वैसे ही ये जो वेव है ये ब्रेक करने की शुरुआत कर देगी, ये टूटने की शुरुआत कर देगी। और ब्रेक करने की शुरुआत कहां करेगी आपको समझ में आना चाहिए। ओपन ओशन में तो ऐसा होगा नहीं, ओपन ओशन में तो खूब सारी जगह है इस पानी को ऑस्किलेट करने के लिए, इस पानी को घूमने के लिए। ये होगा कहां पे, ये होगा कोस्टल एरियाज में, ये होगा सर्फ जोन में, जहां पे इनफ डेप्थ नहीं होगी, जहां पे ये जो वाटर का ऑस्किलेशन है, ये जो पूरा सर्कल है ये घूम नहीं पाएगा, वहां पे ये जो वेव है ये वेव ब्रेक होने लग जाएगी। तो जहां भी डेप्थ ऑफ द वाटर जो है वो लेस देन 1/2 ऑफ द वेवलेंथ हो जाएगी, वहीं पे ये जो वेव है ये वेव जो है वो ब्रेक होने लग जाएगी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, एक और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको स्टीप वेव्स देखने को मिल रही हैं, अगर आपको स्टीप वेव्स देखने को मिल रही हैं, मतलब अगर आपको बहुत ही ऊंची ऊंची कुछ इस तरीके की वेव्स देखने को मिल रही हैं, स्टीप वेव्स देखने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेव्स हैं ये यंग वेव्स हैं, मतलब ये रिसेंटली ऑरिजिनेट हुई हैं। और ये जो स्टीप वेव्स हैं ये लोकल विंड्स की वजह से फॉर्म हुई हैं। अगर आपको स्टीप वेव्स देखने को मिल रही हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये जो वेव्स हैं ये यंग हैं और ये जो वेव्स हैं ये लोकल विंड्स की वजह से फॉर्म हुई हैं। और अगर आपको स्लो एंड स्टडी वेव्स देखने को मिल रही हैं, अगर आपको स्लो एंड स्टडी वेव्स देखने को मिल रही हैं, मतलब कुछ इस तरीके की आराम आराम से स्लो एंड स्टडी वेव्स देखने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेव्स हैं ये जहां पे देखने को मिल रही हैं उससे बहुत दूर किसी फार अवे प्लेस में ऑरिजिनेट हुई हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूसरे हेमिस्फीयर में, जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरिजिनेट हुई हों और चल के नदर्न हेमिस्फीयर में आ रही हों और नदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई दे रही हों। तो अगर वेव स्लो एंड स्टडी हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वेव्स हैं वो बहुत दूर ऑरिजिनेट हुई हैं, जहां पे देखने को मिल रही हैं वहां से। और अगर वेव्स स्टीप हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वेव्स हैं वो यंग हैं और वो ऑरिजिनेट हुई हैं लोकल विंड्स की वजह से। अच्छा, जो मैक्सिमम हाइट होती है वेव की, जो मैक्सिमम वेव हाइट होती है, इस मैक्सिमम वेव हाइट को डिटरमाइन कौन करता है, इसको डिटरमाइन करती है स्ट्रेंथ ऑफ विंड। जितना ज्यादा विंड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही हाइट देखने को मिलेगी वेव की, जितना कमजोर विंड होगी उतना ही कम हाइट देखने को मिलेगी वेव की। तो मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। यही सारी चीजें टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आ गई हैं तो फटाफट से टेक्स्ट को देख लेते हैं। देखो टेक्स्ट क्या कहता है, waves are actually the energy, waves are actually the energy, not the water as such, waves are actually the energy not the water as such which moves across the ocean surface. Wave particles only travel in a small circle as a wave passes. वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, वाटर पार्टिकल्स तो जो हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हैं, वहीं के वहीं ऑस्किलेट करते हैं, वहीं के वहीं सर्कुलर फॉर्म में घूमते हैं, आगे की तरफ मूव नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो वेव्स हैं इनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू दी वेव्स। Wind causes waves to travel in the ocean and the energy is released on the shorelines. ओपन ओशंस में कोई दिक्कत नहीं है, विंड्स की वजह से ये जो वेव्स हैं ये मूव करती रहेंगी, लेकिन जैसे ही शोर लाइन पे पहुंचेंगी, जैसे ही कोस्ट पे पहुंचेंगी, ये जो एनर्जी है ये रिलीज हो जाती है और ये जो वेव्स हैं ये खत्म हो जाती हैं। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट्स द स्टेगनेंट डीप बॉटम वाटर ऑफ द ओशंस। ये जो डीप बॉटम वाटर है इसको अफेक्ट नहीं करती हैं वेव्स। वेव्स जो हैं वो सरफेस वाटर में ही देखने को मिलती हैं इन जनरल। जैसे ही वेव्स जो हैं वो बीच को अप्रोच करती हैं वैसे ही ये स्लो डाउन हो जाती हैं। और स्लो डाउन क्यों जाती हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड द सी फ्लोर। बेहद सिंपल, अभी अभी हमने पढ़ा है, when the depth of the water is less than the half of the when the depth of the water is less than the half of the wavelength of the wave breaks। अभी हमने बात की थी कि जब डेप्थ ऑफ द वाटर इज लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ तो फिर वेव जो है वो ब्रेक हो जाएगी। लार्जेस्ट वेव्स कहां पे देखने को मिलेंगी,
ओपन ओशंस में देखने को मिलेंगी। अभी हमने बात की थी कि ओपन ओशन में डेप्थ की कोई दिक्कत नहीं है, तो ओपन ओशंस में लार्जेस्ट वेव्स देखने को मिलेंगी और ये जो वेव्स हैं ये ग्रो होती रहेंगी। इनको अगर विंड से एनर्जी मिलती रहेगी तो ये ग्रो होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये शोर लाइन तक पहुंचेंगी, जैसे ही ये उस जगह पे पहुंचेंगी जहां पे डेप्थ ऑफ द वाटर इज लेस देन द वेवलेंथ, वहां पे ये जो वेव है ये ब्रेक हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द वेव्स जो हैं दे आर कॉज्ड बाय द विंड विच इज ड्राइविंग अगेंस्ट द वाटर। अच्छा, जब विंड जो है वो 2 नॉट्स या उससे कम की होती है, नॉट्स के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है। वेव स्पीड, द रेट एट विच द वेव मूव्स, और ये जो वेव स्पीड होती है इसको मेजर किया जाता है नॉट्स के टर्म में। तो जब विंड की स्पीड 2 नॉट या उससे कम होती है और ये विंड जब काम वाटर के ऊपर मूव करती है तो धीरे धीरे छोटे छोटे रिपल्स फॉर्म होते हैं, धीरे धीरे वेव्स फॉर्म होती हैं और जैसे जैसे ये विंड स्पीड इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ये जो वेव्स हैं ये भी ग्रो होती जाती हैं। लेकिन तब तक जब तक व्हाइट कैप्स अकर नहीं होते हैं। व्हाइट कैप्स का मतलब क्या है कि विंड की स्पीड एक लिमिट से ज्यादा होगी और अगर एक लिमिट से ज्यादा होगी तो वेव क्या करेगी, वेव जो है ये जो पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठ जाएगा बिकॉज विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन ऊपर की तरफ उठने के बाद ग्रेविटी इस पर स्ट्रांगली एक्ट करेगी और बीच में ही ये जो पानी है ये टूट जाएगा और नीचे की तरफ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरेगा या रिपल्स के फॉर्म में गिरेगा। ये जो बीच में ही पानी टूटा और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या रिपल्स के फॉर्म में गिरा, इसी को क्या बुला देते हैं, इसी को व्हाइट कैप्स बुला देते हैं। और जैसे ही व्हाइट कैप्स अपीयर होंगे वैसे ही वेव्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। मतलब 2 तरीके से वेव जो हैं वो ब्रेक हो रही हैं। एक तो तब जब डेप्थ ऑफ द वाटर जो है वो लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो तो वेव ब्रेक हो जाती है और वो कहां पे देखने को मिलता है, वो कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है। दूसरा तब जब व्हाइट कैप्स अपीयर हो जाए, जब विंड की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाए कि विंड इस वाटर को बहुत ऊंचाई तक उठा दे और जैसे ये वाटर ऊंचाई तक उठे तो ग्रेविटी इतना स्ट्रांगली इसको नीचे आए, लेकर आए कि ये जो पानी है ये प्रॉपरली नीचे ना आ पाए। ये पानी जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वो रिपल्स के फॉर्म में नीचे गिरे, एक सर्कुलर मोशन ना बन पाए तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको व्हाइट कैप्स बोल देते हैं। और अगर व्हाइट कैप्स अपीयर होते हैं तो भी जो वेव है वो ब्रेक हो जाती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अदरवाइज ये जो वेव्स हैं दे ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बिफोर रोलिंग अशोर, ब्रेकिंग एंड डिसॉल्विंग एज अ सर्फ। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो वेव्स का साइज है और शेप है वो बताता है कि उनका ओरिजिन कहां पे हुआ और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टीव वेव्स दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो यंग हैं। अगर आपको स्टीव वेव्स दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोबेबली फॉर्म हुई हैं लोकल विंड्स की वजह से। और अगर आपको स्लो एंड स्टडी वेव्स दिखाई दे रही हैं, अगर आपको स्लो एंड स्टडी वेव्स दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब क्या है, देव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। उसका मतलब क्या है कि पॉसिबली ये जो स्लो एंड स्टडी वेव्स हैं ये दूसरे हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट हुई हैं। और जो मैक्सिमम वेव हाइट होती है, जो मैक्सिमम वेव हाइट होती है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। और मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म के बारे में हमने बात कर ली है। वेव ट्रेवल क्यों करती है, बिकॉज ऑफ द विंड पुश। विंड पुश करती है, फ्रिक्शनल ड्रैग लगता है, उसकी वजह से वेव ट्रेवल करने की शुरुआत करती है। लेकिन जैसे ये वेव ऊपर की तरफ उठती है ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच लेती है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचती है, पानी नीचे की तरफ आता है। ये जो फॉलिंग वाटर होता है, ये जो पानी नीचे की तरफ गिर रहा होता है, ये फिर पुश करता है फॉर्मर ट्रफ को ऊपर की तरफ। ये जो पहले ट्रफ था इसको वापस से ऊपर की तरफ उठाएगा और एक नई वेव को जनरेट कर देगा जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। और एक नई वेव जो है वो नए पोजीशन में देखने को मिलेगी। अभी हमने बात की थी ना कि होता क्या है, पहले तो पोजीशन यहां थी लेकिन फिर जो दूसरी वेव जनरेट हुई, वो जो दूसरी वेव जनरेट हुई वो यहां पे देखने को मिल रही है। पहले तो ए पॉइंट पे थी वेव, अब बी पॉइंट पे देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि ये जो पानी गिर रहा था इसने पुराने वाले ट्रफ को एक बार फिर से उठा दिया और एक नई वेव को जनरेट कर दिया। वही यहां पे लिखा हुआ है, द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव इज सर्कुलर। एक्चुअल में अगर देखें तो पानी जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पानी जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है। और ये कहानी हो गई वेव्स की। वेव्स के बाद बात की गई है टाइड्स के बारे में। टाइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। वेव्स तक जितनी भी बातचीत है होपफुली आपको समझ में आई होगी। यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।